तो यारो कैसे हो, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज के न्यू सीरीज के बारे में जिसका नाम है व्हाट इफ। तो बेसिकली सीरीज में हमें उन टाइमलाइंस के बारे में बताया जाता है जो कि किसी एक सिंगल चॉइस से चेंज हो जाती हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वॉचर की आवाज़ सुनाई देती है। यह वॉचर हमको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे थे। वॉचर कहता है एक सिंगल चॉइस से कई सारी ब्रांचेस बनी जिसे हम अल्टरनेट वर्ल्ड कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 1943 का वो टाइम जहाँ पर रेड स्कल ने पूरे यूरोप में तबाही मचा रखी है अपनी हाइड्रा आर्मी के साथ, और दूसरी तरफ स्टीव रॉजर पे सुपर सोल्जर प्रोग्राम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है और ब्रुकलिन का वो लड़का आगे चल के कैप्टन अमेरिका बनता है और वर्ल्ड वॉर 2 का अंत करता है और इस यूनिवर्स को बचा लेता है। वेट, ये तो सब जानते हैं, पर इसमें न्यू क्या है बताता हूँ। इन अनदर यूनिवर्स अ सिंगल चॉइस क्रिएटेड अ होल न्यू हीरो। यहीं दूसरे यूनिवर्स में जब स्टीव रॉजर सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुना गया था तब आपको याद होगा कि डॉक्टर एरिस्किन ने पैगी को कहा था कि आपको बूथ में ज्यादा कंफर्टेबल होगा, और पैगी बूथ में जाके बैठ जाती है। यह तो रही ओरिजिनल टाइमलाइन की बात। बस इस टाइमलाइन में जब डॉक्टर एरिस्किन ने पैगी को कहा कि तुम्हें बूथ में जाके बैठना चाहिए तो उस पर पैगी कहती है नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं से देखूंगी। बस यही तो अबे ओ बता के तो जा। बस यही तो वो मोमेंट था जिसने एक नेक्सस इवेंट क्रिएट किया। तभी वहां पर एक हाइड्रा का एजेंट बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें डॉक्टर एरिस्किन मारे जाते हैं और वो हाइड्रा का एजेंट कर्नल चेस्टर फ्लिप को भी गोली मार देता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में कर्नल चेस्टर फ्लिप नहीं मरे थे। इसी बीच वो एजेंट स्टीव पे गोली चला देता है लेकिन स्टीव सरवाइव कर जाता है और वो हाइड्रा का एजेंट वहां से सीरम लेके भागने की कोशिश करता है लेकिन पैगी उसको गोली मार देती है। स्टीव को गोली लगने के कारण वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए एलिजिबल नहीं था। देन पैगी डिसाइड करती है कि वो सीरम अपने अंदर ले लेगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। और यहाँ एक सिंगल चॉइस से स्टीव की जगह पैगी ने ले ली और पैगी यहाँ पर कैप्टन कार्टर है और स्टीव इस टाइमलाइन में एक पतला दुबला लड़का ही रह गया। अब कर्नल चेस्टर फ्लिप के मरने के बाद कमांड कर्नल फिन के हाथ में आ जाती है। कर्नल फिन को हमने एजेंट कार्टर वन शॉट में देखा है। अब कर्नल फिन पैगी को इस काबिल नहीं समझते कि वॉर को एंड कर सकती है। सेम एज ओरिजिनल टाइमलाइन में अपने स्टीव रॉजर के साथ भी यही हुआ था। जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में स्टीव का ब्लड निकालते हैं सीरम की रिसर्च के लिए, सेम एज पैगी के साथ भी होता है। फिर रेड स्कल टॉन्सबर्ग विलेज में जाता है और टेसरेट को हासिल कर लेता है। लेकिन थोड़ा चेंज है इस टाइमलाइन में। अभी सन चल रहा है 1943। ओरिजिनल टाइमलाइन में रेड स्कल ने टेसरेट को टॉन्सबर्ग विलेज से 1942 में ही हासिल कर लिया था और एक साल बाद सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट स्टीव पे सक्सेसफुल होता है। मतलब हाइड्रा ने एक साल में काफी एडवांस वेपन तैयार किए टेसरेट की मदद से। और इस टाइमलाइन में सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद रेड स्कल को टेसरेट मिला। मतलब इस टाइमलाइन में हाइड्रा पे कोई एडवांस वेपन नहीं है। ऊपर से हावर्ड और पैगी को टेसरेट के बारे में भी मालूम है जबकि ओरिजिनल टाइमलाइन में किसी को कुछ पता ही नहीं था। पैगी टेसरेट को लाने की बात करती है और मिशन पे जाने की बात करती है लेकिन कर्नल फिन इसे उसकी इजाजत नहीं देता है और हावर्ड स्टार्क पैगी को एक शील्ड देता है और एक कॉस्ट्यूम भी देता है। अब कैप्टन कार्टर हाइड्रा के एक कॉन्वे पे हमला करती हैं और डॉक्टर आर्नम जोला को पकड़ लेती हैं और साथ ही टेसरेट को भी हासिल कर लेती हैं। यह देख कर्नल फिन खुश हो जाता है। अब पैगी और स्टीव बकी और उसकी टीम को रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में पैगी और स्टीव ने बनाया था। कैप्टन कार्टर बकी और उसकी टीम को रेस्क्यू कर लेती है और यहाँ कुछ सिमिलर सीन भी हैं जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन से मेल खाते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका का एंट्री सीन और इस टाइमलाइन में कैप्टन कार्टर का एंट्री सीन। लेकिन हाइड्रा वहां पर बहुत सारे टैंक भेज देता है। तभी कैप्टन कार्टर वॉकी टॉकी से एयर सपोर्ट मांगती हैं और यहाँ एंट्री होती है स्टीव रॉजर की जिसने एक हाइड्रा स्टॉपर सूट पहना हुआ है और इस सूट को बनाया है ऑब्वियसली हावर्ड स्टार्क ने। एक बात और, टोनी के सूट को पावर मिलती थी आर्क रिएक्टर से और इस हाइड्रा स्टॉपर सूट को पावर मिलती है टेसरेक्ट से। अब हाइड्रा स्टॉपर सारी ट्रेन्स को फोड़ देता है और सही सलामत सबको बेस वापस ले जाता है। अब आता है ट्रेन वाला सीन जहाँ से बकी गिर जाता है और डॉक्टर जोला बकी को विंटर सोल्जर बना देता है। लेकिन इस टाइमलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। इस टाइमलाइन में बकी गिरता जरूर है बट कैप्टन कार्टर उसको पकड़ लेती हैं और उसको ऊपर की ओर खींच लेती हैं। तभी बकी कहता है यू ऑलमोस्ट रिप्ड माई आर्म ऑफ। यह सीधा रेफरेंस था ओरिजिनल टाइमलाइन का। अब यह सब रेड स्कल को पकड़ने आते हैं उस ट्रेन में, बट उस ट्रेन में रेड स्कल होता ही नहीं है और रेड स्कल इनके साथ स्कैम कर देता है क्योंकि उस पूरी ट्रेन में एक्सप्लोजिव लगे होते हैं जो कि एक्सप्लोड हो जाते हैं। इस धमाके में सब बच जाते हैं लेकिन स्टीव रॉजर नहीं बच पाता जिसने हाइड्रा स्टॉपर पहना हुआ था। उस धमाके में ट्रेन के साथ वो नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया, बल्कि ऐसा नहीं था। और यहाँ पर एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि आगे चल के स्टीव विंटर सोल्जर बनेगा
और 70 साल बाद स्टीव वर्सेस पैगी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कैप्टन कार्टर डॉक्टर जोला से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है और कैप्टन कार्टर और बकी और उसकी टीम रेड स्केल के एक कैसल पे हमला करने का प्लान बनाते हैं और उस कैसल पे पहुंच जाते हैं। तब तक वहां ये लाल खोपड़ी हाइड्रा स्टॉपर से टेसरेट निकाल उससे एक पोर्टल खोल देता है जिससे एक बड़ा ऑक्टोपस निकलता है, लेकिन उसके ओनली टेंटिकल्स अभी बाहर आए थे और उसने आते ही सबसे पहले लाल खोपड़ी को ही पेल दिया। तो इसका मतलब इस टाइमलाइन में रेड स्कल तो मर चुका है, तो सोल स्टोन की रखवाली तो कोई नहीं करेगा। अब क्या जाने कौन करेगा। यहाँ बकी स्टीव को रेस्क्यू कर लेता है और स्टीव हाइड्रा स्टॉपर सूट को फिर पहन लेता है और पैगी की मदद करता है। यहाँ हावर्ड स्टार्क उस पोर्टल को रिवर्स करता है ताकि वो ऑक्टोपस उस पोर्टल से वापस चला जाए। बहुत स्ट्रांग होता है, वो पूरी कोशिश करता है बाहर आने की। पैगी उसको अंदर ढकेलने की कोशिश करती है और उसके साथ स्टीव भी उसकी मदद करता है, लेकिन स्टीव के सूट की पावर खत्म हो जाती है क्योंकि वो टेसरेट से नहीं चल रहा था। फिर यहाँ पैगी सेक्रीफाइस करती है और उस ऑक्टोपस को उस पोर्टल में ढकेलते ढकेलते उस पोर्टल में खुद ही चली जाती है और जाते जाते स्टीव से एक डांस का वादा भी करती है। अब सीन कट होता है 2012 का, जहाँ पर निक फ्यूरी और हॉकाई एक पोर्टल खोलते हैं टेसरेट की मदद से। ओरिजिनल टाइमलाइन में इस पोर्टल से लोकी निकलता है, लेकिन इस टाइमलाइन में कैप्टन कार्टर निकलती है उस ऑक्टोपस को मारकर। तभी निक फ्यूरी कहता है मैम आप हथियार नीचे रख दीजिए, लेकिन हॉकाई पहचान जाता है ये कैप्टन कार्टर हैं। तो निक फ्यूरी बताए कि वॉर खत्म हो चुकी है करीब 70 साल पहले। अगर पैगी 70 साल बाद 2012 में आई है तो इसका मतलब स्टीव और बकी तो बुढ़े हो चुके होंगे या तो फिर मर चुके होंगे। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और यहाँ हमें वॉचर की आवाज़ सुनाई देती है जो ये कह रहा है मैं इस मल्टीवर्स को सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। कह रहा है कि ना ही मैं मल्टीवर्स में इंटरैक्ट कर सकता हूँ, ना करेंगे और ना ही करते हैं। तो आने वाले एपिसोड में अभी और भी धमाके देखना बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।